अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत का आज वर्ल्ड कप का मोस्ट अवेटेड मैच था, जिसको लेकर शायकीन क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। भारत को होम ग्राउंड में हराने की उम्मीदें लगाई जा रही थीं, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शायकीन की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। भारत ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी की, मोहतात भी खेल रहे थे और कुछ बाउंड्रीज भी लग रही थी, मगर फिर विकेटें गिरने का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ और पूरी टीम सिर्फ 191 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को पहला नुकसान अब्दुल्ला शफीक की सूरत में उठाना पड़ा था। अब्दुल्ला 20 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। फिर इमामुल हक को 36 रन पर हार्दिक पांड्या ने आउट किया। 30वें ओवर में 155 का टोटल था, जब बाबर आजम 50 रन पर सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिर बाबर के आउट होने के बाद पाकिस्तानी विकेटें पत्तों की तरह बिखरती चली गईं और बकिया बल्लेबाज मजमूई स्कोर में सिर्फ और सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सके हैं। सऊद शकील 6 रन के मेहमान साबित हुए। इफ्तिखार अहमद ने 4 रन बनाए। कुलदीप की गेंद पर बोल्ड हुए। मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शादाब खान सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज भी सिर्फ 4 रन बना सके। हसन अली 12 रन पर पवेलियन लौट गए और उनके बाद हारिस भी 2 रन पर चलते बने। अब हमारे अगर बॉलिंग अटैक की बात करें, क्योंकि इस वक्त बॉलिंग का स्पेल चल रहा है, तो उसमें भी भारतीय बल्लेबाज ही हम पर अटैक करते नजर आए हैं। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग इनिंग में एक भी छक्का नहीं मारा था, जबकि आज भारत के सिर्फ रोहित शर्मा ने 5 छक्के मार दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 32 रन दिए, 1 विकेट लिए और 5 चौके खा लिए। हसन अली ने 5 ओवर करवाए, 30 रन दिए, 1 विकेट लिए और 6 चौके खा लिए। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 3 छक्के खाए, 1 चौका खाया। पाकिस्तान की इतनी मायूस कुन कारकर्दगी कि आखिर क्या वजूहात हैं और क्यों हम भारत के सामने हमेशा ही अंडर प्रेशर नजर आते हैं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब। नजमुल साकिब साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि एमडी ताहिर जलाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, ये जो टोटल आज पाकिस्तान ने दिया इंडिया को, ये अफगानिस्तान से भी कम टोटल है। अफगानिस्तान ने 272 रन का टारगेट दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन का टारगेट दिया था। क्या वजह बनी? व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, जिस तरह से तो आगाज़ हुआ उससे तो ये लगा, और मैं बड़ा खुश था, ज़ाहिर सारी कौम खुश होगी, जो हम इंडिया में खेल रहे थे, भारत के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, जिसको मदर ऑफ़ ऑल मैचेस कहा जाता है जब पाकिस्तान इंडिया मैदान में होते हैं। तो हर मुल्क के लोग, जो भी क्रिकेटिंग लविंग कंट्री हैं, सब उसको फोकस होता है उनका और बड़ा गौर से देखते हैं इस चीज़ को। और हमारे यहाँ मसला ये था कि हम खेलेंगे तो शायद अंडर प्रेशर होंगे बड़ा शदीद, लेकिन जैसे आगाज़ हुआ उससे लगा कि अब्दुल्ला शफीक ख़ास तौर पे और इमामुल हक भी बहुत अच्छा खेले। उनसे लगा ये कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है मैच का, और कोई लग ये रहा था नॉर्मल, बिल्कुल इट्स नॉर्मल गेम। कोई वो जिस तरह क्लैश ऑफ टाइटन्स जिस किस्म की कोई फील नहीं आ रही थी अब्दुल्ला शफीक की खास तौर पे। जिस तरह उन्होंने बुमराह को, वो हमारे क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं, माथे पे चौका मारा उसको, यानी स्ट्रेट ड्राइव उसके सर के ऊपर से मारी उठा के, तो वो एक फुल जिस कॉन्फिडेंस होता है जिस बैट्समैन में, जिसको पता होता है मैं क्या शॉट खेलना, मेरा कंट्रोल क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको एक बॉल जो थोड़ी नीचे भी रही और उनको मिस, थोड़ा उनके शफल जल्दी कर गया, उस टाइम पे वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप थी, उसमें तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान इस तरह कोलैप्स करेगा किसी स्टेज पे जाके। लेकिन एक उस पार्टनरशिप में जो कमी महसूस हुई, जो शुरू के ओवरों में भी हमारे होती है, पावर प्ले में भी, कि हम जो फील्डर्स के ऊपर से नहीं खेलते नॉर्मली, हम नीचे की ग्राउंड शॉट्स मारते हैं। उन्होंने फील्ड ऑफ साइड पे पैक की हुई थी, उनके बॉलर्स ने वहीं पर बॉल कराई और बिल्कुल के मुताबिक करते, जिसकी वजह से हमें रन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने लीक नहीं किए। बाबर अच्छा खेले, आके अच्छी पेस पे जा रहे थे, 100 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा वो उन्होंने स्पिनर्स को हावी होने दिया अपने ऊपर। तो वो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती थी। पार्टनरशिप अच्छी लगी उनकी, लेकिन वहाँ पे वो गलती की उन्होंने, स्पिनर्स को जब उन्होंने हावी होने दिया, आपका रन रेट नीचे गिरा, फिर आप तेज़ करने के चक्कर में खेलते। बाबर ने जो शॉट मारी थी बेसिकली, वो तेज़ रन लेने के चक्कर में हल्का सा कट करने की कोशिश की थी, विकेट कीपर के साथ से निकल जाएगी, लेकिन ऑफ स्टंप उनकी उड़ गई। तो ये प्रेशर वहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद नीचे वाले, पहले 4 प्लेयर्स के अलावा नीचे वाले जो थे, वो मेरा ख्याल है उनका माइंडसेट ज़रा डिफरेंट था। पहले 4 तगड़े थे दिमागी तौर पे भी और भारत को उसरा नहीं ले रहे थे, लेकिन नीचे वाले तो लगता था कि वो लगता है कहीं उनको बंदूक के सामने खड़ा कर दिया गया, तो फायरिंग हो रही है उनके ऊपर और जल्दी जल्दी भागे वहाँ से निकल के।
तो वो मेरा ख्याल प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जो स्पिनर्स को इन्होंने हावी होने दिया मिडिल ओवर्स में, हमने आगे चल के भी खेलना है इंशाल्लाह। अभी 6 मैच हमारे रहते हैं, हमने आगे पूल में क्वालिफाई भी करेंगे सेमीफाइनल के लिए इंशाल्लाह। जिस तरह से हमारी टीम है, कोई कमी बेशी नहीं है उस तरह की कि हम कहें कि जी बिल्कुल फारग टीम है। लेकिन ये कोलैप्स जो है बड़े अरसे बाद देखा पाकिस्तान टीम का, इस तरह का कोलैप्स किसी ज़माने हम करते होते थे, हम इसी तरह कोलैप्स होते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये टीम जब से बनी है यंगस्टर्स की, अच्छा जेल टीम है, बाबर की कप्तानी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एकदम से जो कोलैप्स आज वाला हुआ है उसमें मेरा ख्याल है बहुत सा कुछ देखना पड़ेगा। जैसे सऊद शकील है, बहुत अच्छे प्लेयर है, स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो प्रेशर में मुझे लगा कि अगली बॉल को वो पिछले फुट पे बैक फुट पे खेलने चले गए। तो ये होता है, इफ्तार के साथ एक बदकिस्मती हो गई। तो ये प्रेशर की निशानी है बुनियादी तौर पर। सऊद शकील बहुत अच्छा बैट्समैन है और अच्छा तेज, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है, तेज स्कोर करता है। इसी तरह जो रिजवान आउट हुए, वो जब दूसरी तरफ से विकेटें गिरी तो मेरा ख्याल है वो भी प्रेशर ले गए। वो भी एक बॉल के ऊपर जो उन्होंने स्लो की ऑफ स्पिन टाइप बुमराह ने, तो उसको रीड नहीं कर सके प्रॉपर्ली। हालांकि रिजवान 25-30 रन अगर कर जाए ना, फिर उनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। वो फिर 100 तक जाते ही जाते हैं और अच्छी पेस पे जाते हैं। लेकिन वो बाबर के आउट होने के बाद और बाकी एक दो विकेट और तो मेरा ख्याल है वो भी प्रेशर ले गए। पहले कह दिया था, पार्ट ने रिव्यू लिया था उसके ऊपर, दैट वाज आल्सो वेरी लकी, मतलब उसमें रिव्यू ले लेना और फिर उसके बाद उनका वापस। तो हम तो यही समझ रहे थे कि जी जबरदस्त रिजवान साहब वापस आ गए हैं तो बड़ा स्कोर अब आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नजमुल साकिब साहब, क्या वजह है? एक तो यही प्रेशर की जो बात कर रहे हैं राव खालिद साहब के, इतना अंडर प्रेशर आने की वजह क्या है? श्रीलंका के साथ जब हमने गेम खेली, चेस किया, रिकॉर्ड बनाया, उसमें हम यही बात कर रहे थे, जो एनालिस्ट थे वो भी यही बात कर रहे थे कि जी ये बड़ा अच्छा हुआ है हमारे मोराल के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, और हम आगे जाके अब इंडिया के साथ जब खेलेंगे और भी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेलना है, अच्छा खेलेंगे। क्यों आज इतने अंडर प्रेशर नजर आए आपको? देखिए रामीन, ये जो प्रेशर होता है ना, एक होता है बताना है हमने कि हमें कोई प्रेशर नहीं है, चेहरा आपने अपना ठीक रखना है, आपका पोस्चर ठीक है, कंपोजर नजर आ रही है, पता लग रहा है कि आपके आसाब पे कोई चीज सवार नहीं है। लेकिन अंदर से जो सूरत हाल है, देखिए ये प्रेशर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है। ये पोज करने से नहीं आ जाता, इसके लिए बाकायदा तौर पे आपका अंदर से जो है ना वो आसाब आपके मजबूत होने चाहिए। और हमने आज देखा, जिस तरह राव साहब ने भी कहा, कि कुछ हमसे गलतियां भी ज्यादा हुई। मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट जो है वो एक वाइड बॉल थी जो कि इफ्तिखार ने खेली, बदकिस्मती से उनके ग्लव पे जो है वो गेंद लगा, वो यानी विकेटों में चला गया। इसके बाद जो है वो जो सूरत हाल है वो नॉर्मल सूरत हाल थी जो कि कभी कभी पाकिस्तान पे आती है। पहली बात तो ये है कि ये कोई आखिरी मैच नहीं है इस वर्ल्ड कप का। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर मुलाकात होगी। अच्छा? खुशी की बातें 2-3 बताते हैं आपको इसमें से। पहली बात खुशी की ये है कि शायकीन चूंकि सारे के सारे हिंदुस्तान की नीली वो उन्होंने पहनी हुई थी शर्टें, तो जो हमारे शायकीन होने थे वहां पे वो इस मायूसी से बच गए। दूसरी खुशी की बात यह है कि ये वेकअप कॉल हमें हर यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें मिलती है, और अगर वो वेकअप कॉल हमें जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात होती है। तीसरी बात खुशी की ये थी कि बाबर ने 2 मैचों में, नजमुल साकिब साहब ये मुझे बताया ना जरा, ये क्या बात हुई? वो इसलिए कि जितना बड़ा मैच होगा उतना ही बड़ा वेकअप कॉल मिलेगा। और बात जरा देखिएगा कि हिंदुस्तान से हमारा असल में क्रिकेट मैच नहीं होता। हमारे सारे के सारे अवाम जो हैं उधर के सारे अवाम के आमने सामने होते हैं। ये जज्बात के मसाइल हैं और इसका कोई हल नहीं है। और मेरे ख्याल में क्रिकेट में इस तरह की सूरत हाल जो है वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, यह भी हमें पता है। घबराने की बात नहीं है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, इसमें से हमने सबक सीखना है कि क्या है। एक दो बातों की मुझे जो खुशी है ना वो ये है, वर्ल्ड कप का एक मैच होता है और उसमें पता लगता है कि जी यानी अगले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और शाम को रात को वसीम अकरम को जो है बुखार आ जाता है, या एक अच्छा भला मैच जीत रहे हैं इंडिया के खिलाफ और आमिर सुहेल साहब जो हैं गुस्से में आते हैं, बैट लहराते हैं, या हमें पता लगता है कि कोई बैटिंग हो गई है, कोई मैच फिक्सिंग हो गई है। तो इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। अच्छा। एक बात जो बड़ी जरूरी है वो देखनी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो क्रिकेट रैंकिंग है वर्ल्ड कप में या यानी आपकी क्रिकेट में जो वनडे में वो आगे पीछे के हैं। तो वो भी तो घर से खेलने आए हैं ना,
Of course. उन्होंने भी तो खेलना, और ये तो अपने घर में खेल रहे हैं, यानी मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, अपने सारे शायकीन, सारा हिसाब किताब अपना। एक चीज की जो मुझे तकलीफ है, जो मुझे दुख हुआ, शुरू से बात हो रही थी भी कई के ये जो कुलदीप नैयर है, और ये क्या नाम है इसका, कुलदीप ये जो उनका स्पिनर है लेफ्ट आर्म, कुलदीप यादव। कुलदीप और जो जडेजा है उससे एहतियात करनी है। और मैंने ये देखा कि वो जो 2 विकेटें कुलदीप ने ली हैं ना, जिसमें से एक इफ्तिखार की भी शामिल है, अगर आपको पता है तो आप उसको आराम से खेलें। हुआ यह कि बाबर आजम ने सारे ही बॉलर्स को आराम से खेलना शुरू कर दिया। उधर से यानी रिजवान जो है वो वेट करते हैं कि एक जरा 50 हो जाए, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ेंगे। हर दफा तो ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर आप इसका पूरे मैच का एनालिसिस इस वक्त तक करेंगे ना, अभी तो चल रहा है, बात सिर्फ 6-7 गेंदों की होती है, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ता। तीसरा मैच था पाकिस्तान का, 2 आप जीते हुए हैं, 4 पॉइंट्स आपके पास हैं, कोई बात नहीं। आगे मैदान जो है वो दा गज दा मैदान दे, और उसमें तो हम देखेंगे कि 6 और मैचेस बाकी हैं, 6 और मैच बाकी हैं, और उन 6 मैचेस में अगर 4 भी जीत लेते हैं तो सूरत हाल बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। जलाल साहब, हम यही देख रहे हैं, ज़ाहिर भी बात भी हो रही है कि पाकिस्तान स्पिनर को रीड नहीं कर पा रहा। आज भी कुलदीप यादव की बात हो रही है, उनको भी रीड नहीं कर पाए, फिर इस वजह से काफ़ी हमें लॉस भी उठाना पड़ रहा है। तो अब क्या देखते हैं, इसकी क्या वजह है? फिर दूसरा ये कि हमारे पास अपने पास भी आज पेसर की भी कमी देखी गई है, तो यहाँ पे भी कुछ ज़ाहिर है मार्जिन है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जी, इसमें आज का जो मैच है इसमें तो हमारी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। इसको तो यकीनी तौर पर शायकीन जो है उनमें बड़ी मायूसी फैली है। तो इसमें यह है कि चलें, इस दफा का मैच अगर लूज भी हम कर जाते हैं तो पाकिस्तान टीम जो है उसको अगले मैच के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। 2 मैच तो पहले हुए हैं और अभी 6 मैच बाकी हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आपको पता है कि हमारी जो है ना टीम, उसमें कुछ जो मसाइल हैं, जो खराबियां हैं, जिस तरह के नजम साकिब साहब ने भी कहा है कि अच्छा प्लेयर जो है उसको खेलने के लिए और उसको खिलाने के लिए हर तरह से उसकी केयर करनी चाहिए और उसको अगले मैच के लिए तैयारी। यकीनी बात है कि बीमार होना या कोई इसमें कोई सेहत में खराबी आ जाना, ये तो अलग बात है, कुदरती मामला है। लेकिन फिर भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही बैटिंग लाइन जो है हमारी वो फ्लॉप हो गई है। तो जिस तरह आपने भी कहा है, मुझे भी पता है कि 36 रन में तकरीबन सारे खिलाड़ी 8 के 8 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो मायूसी हमें दिखाई है। और इसमें दूसरी बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान का मैच इस वक्त अहमदाबाद में हो रहा है और ये स्टेडियम में हो रहा है, तो वहाँ ये भी पता है आपको कि भारत ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई। हमारे बहुत सारे लोग जो है मैच देखने के लिए जाना चाहते थे, वो नहीं जा सके। तो यकीन क्राउड का जो साथ है वो इंडिया की टीम को हासिल है, जिसकी ये भी एक नफसियाती वजह हो सकती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये नफसियाती वजह हो सकती है कि ज़ाहिर हम प्रेशर में अगर खेलते हैं, जाके इंडिया में जाके मोदी स्टेडियम में खासकर, और वर्ल्ड कप का मैच है और तीसरे मैच हम प्रेशर में आके खेलते हैं, तो फिर लामाला कोई अगर गलत गेंद भी आएगी तो उसको भी हमारे खिलाड़ी जो है वो खेल जाएंगे, जिससे नुकसान होगा। बाबर आजम जहां तक खेले हैं वहां तक तो सूरत हाल बहुत बेहतर थी, लेकिन उसके बाद से तो लगता ये था कि हमारी टीम जो है वो तो बस रेत की दीवार ही एक साबित है। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें ज़ाहिर है जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और तौर पर पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के ऊपर लगी होती है, और इसको दुनिया का बड़ा मुकाबला करार देते हैं तमाम शायकीन क्रिकेट भी, और जितनी बैनुल-अक़वामी टीमें हैं वो भी। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उसमें उनकी हर चीज के ऊपर नजर होती है कि कौन सी टीम जो है वो किस तरह से नफसियाती बर्तरी में खेल रही है, कौन सी टीम जो है वो गलतियां कर रही है। तो इसको देखना चाहिए कि हमें अगले मैच के लिए भी, क्योंकि अभी 6 मैच बाकी हैं वर्ल्ड कप, तो उम्मीद ये की जा सकती है अल्लाह ताला के फजल करम से कि हम इंशाल्लाह अपनी टीम जो है उसका मोराल हम बेहतर करेंगे। कोई ऐसी बात, मायूसी वाली बात नहीं है। एक नाकामी है उसके बाद कामयाबी भी मिल सकती है। तो हमारे जो मैच है इसमें से अगर कुछ मैच भी हम जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक तो हम जाएंगे। जी, तो बाकी हम तो दुआ करते हैं फाइनल तक भी जाएं।
मुझे एक मिनट दीजिएगा अमीन। जी। फाइनल में जाएंगे, उम्मीद तो ये है इंशाल्लाह में। अच्छा, नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जरा राव खालिद साहब की तरफ एक सवाल लेके जाना चाह रही थी, फिर आपकी तरफ आती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। बस एक मिनट चाहूंगा। वो मुझे जो नाम मैंने गलत ले लिया, यानी कुलदीप नैयर, चूंकि वहाँ के एक मशहूर आदमी है, उनका नाम है कुलदीप यादव। याद आ गया। मैंने उस वक्त अच्छा, अभी ऐसा है कि एक पॉइंट की तरफ हमने बड़ा ध्यान देना है इस मैच के बाद, और वो है कि आपके पास जो स्पिनर्स हैं, अब शादाब आपका वाइस कैप्टन है, उसकी लाइनें लेंथ ही नजर नहीं आती, वो जो किलिंग उसकी स्पिरिट थी वो नजर नहीं आ रही। तो क्या हमने अपनी टीम में कोई एक ऐसा यानी रखना है स्पिनर, खासतौर पे लेफ्ट हैंड जो करता है, वो बड़ा जरूरी होगा, और शायद हम एक दो चेंजेस देखेंगे भी। ठीक है राव खालिद साहब, ये बॉलिंग अटैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? नवाज और शादाब दोनों ही कंसिस्टेंट फेलियर दिखा रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले भी ये बात हो रही थी कि इनको लेके जाना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन दे सस्टेन्ड इन द टीम किसी भी वजह से। लेकिन ये जो फिर एक पेसर का भी एक हम देख रहे हैं कि खला है मौजूद, जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो भी उतनी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो इस पर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कुछ रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए? उसामा मीर की भी बात हो रही थी। जी बिल्कुल, सामा मीर साथ है टीम के, और प्लेइंग वो जो प्लेइंग खिला क्यों नहीं रहा सामा मीर? वो रिजर्व में नहीं है उस तरह से, ट्रैवलिंग रिजर्व उस तरह से नहीं है। देखिए थोड़ा सा उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है, इसलिए शायद किया जा रहा है। अच्छा। मुझे कंसर्न जो है वो शादाब पे है, यकीनन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब से इंजर्ड हुए उसके बाद जब वापस आए हैं तो उनकी फॉर्म नहीं लग रही बॉलिंग में ख़ास तौर पे, और बैटिंग फील्ड, वो बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग तीनों में उनको अच्छा समझा जाता है, और खासकर बॉलिंग में वो हमारा एक सीक्रेट वेपन कह लें या लिथल वेपन होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो बॉलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है हमारे, तो अगर उनकी नहीं हो रही, बड़े अरसे से नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल था कि इस टूर्नामेंट में उनको साथ ज़रूर रखते। लेकिन उनको चांस उस वक्त देना चाहिए था जब आप सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर जाते हैं, आप 3 4 5 मैच जीत जाते हैं, तो उसके बाद उनको मैच में उनको ज़रूर फिर आजमाना चाहिए था कि आप वाकई रिदम में आ गए कि नहीं आए। और राइट आर्म लेग स्पिनर अगर रिदम में ना हो तो वो फिर खराबी है उसकी, तो वो आपको विकेट टेकर बॉलर है। ये नहीं कि रन रोकने हैं उन्होंने, रन रोकना उनका काम नहीं है, उनका काम है विकेट लेना। अगर वो विकेट नहीं ले पा रहे और बाहर खाए जा रहे हैं, तो फिर आपको देखना होगा कि आप उनको किस तरह से मज़ीद खिला सकते हैं या कहाँ तक आप मज़ीद चांस ले सकते हैं। जैसे फ़खर पे हमने किया, हमने फ़खर पे चांस लिया 2 मैचेस में, तीसरे मैच में पहले मैच में लिया, उससे पहले वार्म अप में लिया। हमने देखा कि नहीं, अब्दुल्ला शफीक को हमने चांस दिया, उसने अपनी वर्थ प्रूव की श्रीलंका के खिलाफ। आज भी बेहतरीन खेले हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही इनकरेजिंग है। जो मैं अगर कहूँ कि आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो माइंड सेट, और जो उन्होंने अपना बैटिंग डिस्प्ले किया आज जिस तरह से, वो एक अच्छे यानी क्रिकेटर की निशानी है, जो आगे चल के हमारे लिए ये ओपनर बहुत अच्छे यानी रिकॉर्ड्स भी बनाएंगे और पाकिस्तानी टीम को जितवाने के काम भी आएंगे। नवाज की जहाँ तक बात है, नवाज जो है वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे हम खिला रहे हैं उसको, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं बड़े अरसे से उनकी कारकर्दगी भी हमें नजर नहीं आ रही। फिर हमें पता था इस विकेट को शायद हमने गलत रीड किया, इस पे तो बॉल स्पिन ही नहीं हो रही, इस पे बॉल शाम में अब ओस पड़ गई, स्किट हो रही थी, आप जोर से मारेंगे स्किट हो जाएगी, उससे शायद कोई आपको मिस क्यू हो जाए शॉट, तो आपको LBW वगैरह मिल जाए, अदरवाइज तो वो इस पे कुट पड़नी है। आप जब बॉल स्किट हो रही होती है तो बैट पे भी बड़ी अच्छे तरीके से आती है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने रखा है उसामा मीर को साथ, या हमारे जो ट्रैवलिंग रिजर्व में इब्रार भी है, तो लेकिन इब्रार को लाने के लिए आपको बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। वो जख्मी हो प्लेयर जेन्युइनली, फिर उसको आप अप्लाई करेंगे, फिर उसको वापस अंदर लेके आएंगे। लेकिन आगे टूर्नामेंट तेजी से आगे जाएगा तो फिर टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि आप चांस ले सकें। मेरा ख्याल है कि अगले मैच में उसामा मीर के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए, चांस लेना चाहिए। शादाब को रेस्ट दें, थोड़ा सा अपने मेहनत वो मजीद करें इंडिया के अंदर उनकी विकेटों के ऊपर, तो अगले 2-3 मैचों में अगर वो अपने आप को समझते हैं, रिदम में आ जाते हैं, उनका रिदम में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आते तो वो फिर एक कह लें कि एक बैगेज ही रहेंगे पाकिस्तान टीम के लिए, उनके अपने लिए भी अच्छा नहीं है और टीम के लिए भी अच्छा नहीं है। नजमुल साकिब साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलनी चाहिए अगले आने वाले मैचेस में, या फिर टीम इंटैक्ट रहनी चाहिए, जैसी है वैसी रहनी चाहिए? अच्छी है, दायरा पिछला मैच इसी टीम ने खेला और जीता, ज़बरदस्त रन चेस किया, क्या कहते हैं आप?
जो ट्रेडिशन होती है रामीन, वो तो ये होती है कि जो विनिंग आपका कॉम्बिनेशन होता है उसको आप कैरी करते हैं। सही। और जब आप लूज़ करते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि किस चेंजेस में, इसीलिए तो सिर्फ 11 नहीं जाते, 15-16 प्लेयर्स होते हैं और उनमें आपको पता होता है कि अगर खुदा न खास्ता फ़र्ज़ करें रिजवान के साथ कोई मसला होता है तो आपके पास एक नौजवान वो मौजूद है और मुझे वो आज मैंने उसको बड़ा मिस किया कि उसको आप ले आते हैं। एक विकेट कीपर का आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद होती है कि ताकि वो यानी विकेट कीपिंग कर सके। इसी तरह फास्ट बॉलर की भी होती है, इस तरह वसीम मौजूद है। इसी तरह आपके पास यानी स्पिनर्स की भी मौजूद होती है, जिस तरह यानी अबरार आपके पास मौजूद है। देखना यह है कि आपकी जो इस वक्त मैनेजमेंट है और खास तौर पे हमने तो ये यानी सुना है कि वो जो चेयरमैन हमारे हैं क्रिकेट बोर्ड के वो भी वहां पे मौजूद हैं। तो एक हडल कर लीजिए, यानी बैठ जाइए और देख लीजिए। आप ज्यादा जानते हैं क्रिकेट के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए था कि किसी भी बड़े मैच के लिए स्किल्स तो एक जैसी होती हैं, आपने गेम प्लान करनी होती है। आज के मैच में जो मुझे खास तौर पे जो चीज मिसिंग नजर आई वो थी कि मुझे अपनी टीम का कोई गेम प्लान नजर ही नहीं आ रहा था। और मैं आपको बताऊं, एक सजेशन मैं आपके जरिए शायद उन तक पहुंच जाए कि जब दुश्मन मजबूत होता है ना, जब दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो और आपके पल्ले का हो, तो आपने उसको सरप्राइज करना होता है। और वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो यानी उस तरफ से तो मुझे नजर आया, लेकिन इस तरफ से नजर नहीं आया। इस तरफ से ये था कि आप यानी मिसाल के तौर पे आप नवाज से पहला ओवर करवा सकते थे। आप नवाज को दूसरे यानी ओवर के लिए करवा सकते थे। आपने वही रूटीन रखी। और फिर ये है कि अगर हारिस रऊफ जो है उसको यानी खड़ा होके अगर मार रहा है वो छक्का यानी रोहित जो है, तो आप खुदा का खौफ करें, उसको बदलें। अब आपने जरूरी उससे पूरे करवाने हैं। और जबकि स्कोर भी थोड़ा सा रह गया। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट के मसाइल हैं। मेरे ख्याल में हमारा कप्तान जो इस वक्त का है उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। बाबर के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी क्वालिटीज रखी हैं। एक उसमें कमी जो मुझे नजर आ रही है वो है आपकी डिसीजन पावर, व्हेन यू हैव टू थिंक ऑन योर हील्स। जब आप मैदान में होते हैं ना, तो आपको कई मौके ऐसे आते हैं कि आपको अपनी एड़ियों पे फैसला करना पड़ता है। लिहाजा मैनेजमेंट की आज की बड़ी जरूरी है कि वो बैठे, कोच भी बैठे, यानी कैप्टन भी बैठे और सीनियर भी जो खिलाड़ी हैं वो भी बैठे। और अगर शादाब को यानी रेस्ट करना पड़ता है तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आई। हमने तो बड़े मैचों में कप्तान को भी देखा है कि कप्तान जो है उसको रेस्ट करा दिया जाता है क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। इस वक्त हमारे सामने ये नहीं है कि शादाब नाराज हो जाएगा या अगर वसीम को डाला तो हारिस रऊफ नाराज हो जाएगा। इस वक्त हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है और उसके जीतने के लिए दो चीजें, रिप्लेसमेंट कीजिए जो कि आपके ख्याल में बेहतर है पिच को समझते हुए। यह नहीं कि ये चूंकि बहुत ज्यादा यानी स्कोर इसने किया है या बड़ी विकेटें ये लेता है तो इसको रखें, उसको रखें, पिच रीड करें। सबसे पहले पिच है, उसके बाद यह है कि जो फॉर्म में है जरूरी नहीं कि वो उस दिन भी फॉर्म में हो। ये एक दिन की गेम होती है और उस दिन आपने परफॉर्म करना है। तो जिसकी आसाब मजबूत हैं वो जीतेगा। लेकिन मैनेजमेंट को एक ड्रास्टिक यानी लेना पड़ेगा क्योंकि ये अगले जो 6 मैचेस हैं हर टीम जीतने के लिए आती है। एक और बात जो मुझे इस टूर्नामेंट की नजर आ रही है वो है ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस। मैं ये देख रहा हूं कि दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है लेकिन पहले 2 मैच हार गई है। इसका मतलब ये है कि उस दिन जो टीम परफॉर्म करेगी और मुझे उस दिन के लिए चाहिए। अब बदकिस्मती से ये चीज सामने आई है इंडिया के मुकाबले में, उसमें हम जरा जज्बाती हैं। तो मेरे ख्याल में आप जो अपने स्पेयर प्लेयर्स लेके गए हुए हैं आप जरा उनको भी देख लीजिए और मैनेजमेंट को वो सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, जो आप यानी आपकी जो यानी मद्दे मुकाबल टीम है वो तवक्को नहीं रख रही होती और वो 1-2 आपने करने होते हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मेरे कप्तान को यानी बोल्ड होके बहादुर बन के डिसीजन लेने हैं, देखी जाएगी यार। और फिर ये जो एक बात करते हैं आप जी के कर्टेल करें, स्कोर रोके, स्कोर नहीं रोकने, विकेटें लेनी है, दे दें आप यानी 24 रन दे दें एक ओवर में लेकिन एक विकेट लें और विकेट टेकिंग आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, जहां स्किल चाहिए वहां मैनेजमेंट भी चाहिए। साहब को कैसे कंट्रोल करना है वो भी बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त मैच जारी है और इंडिया को 10 रन चाहिए जीतने के लिए। 3 खिलाड़ी हम अब तक आउट कर चुके हैं। तो देखते हैं कि ज़ाहिर है आज का मैच तो नहीं हाथ में लग रहा है लेकिन आगे आने वाले कई मैचेस हैं और पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में है तो उम्मीद है कि अच्छा ही खेलेगा और वर्ल्ड कप जीत कर वापस आएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा के ख़ित्ते में होने वाली जंग को एक हफ़्ता मुकम्मल अब हो चुका है। इजराइल की जारहियत बढ़ती जा रही है। गज़ा के मकीनों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल को जंगी जुराइम का मुर्तकिब करार दिया है। मगर इस बर्बरियत की इंतहा करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं, बल्कि इजराइल ने अल्टीमेटम जारी किया गज़ा के बासियों को कि 24 घंटों में जनूबी गज़ा की तरफ तमाम लोग हिजरत कर जाएं, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि इजराइल हमास के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉरेक्स ने कहा है कि गज़ा की पट्टी के इर्द गिर्द इजराइल की रिजर्व फ़ौज अगले मरहले के ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही है। और अपडेट ये आ भी रही है वहाँ से कि इस हमले का आगाज़ भी अब कर दिया गया है। दूसरी जानिब हमास ने खून के आखिरी ख़तरे तक लड़ने का आज़म किया है और शिमाली गज़ा के रिहायशियों से कहा है कि वो जहाँ हैं वहीं रहें। अब इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने नामुमकिन इनख़ला का पहले तो उसको नाम दिया और इसके हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया है। जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में ये लिखा कि 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको मुंतकिल होना पड़ेगा और ऐसी जगह पर मुंतकिल करना इंतहाई ख़तरनाक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ सूरतों में नामुमकिन भी है जहाँ खुराक, पानी या रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों के साथ मशरक़ वस्ता और इससे बाहर कशीदगी भी बढ़ चुकी है। इजराइल को लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ भी अलहदा तसादुम का ख़तरा है। ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं? जंगी जुराइम में मुलविस इजराइल को कोई कटहरे में खड़ा करने वाला क्यों नहीं है? और आलमी बरादरी कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी? इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। राव खालिद साहब, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खारजा इजराइल जाते हैं, अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा लेबनान गए हैं, फिर हिज़्बुल्लाह के जो रहनुमा हैं हसन नसरुल्लाह साहब, उनसे भी मुलाकात वो करते हैं। कहीं खुदा न खास्ता मामला ख़ित्ते की जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? देखिए रामीन, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने उस वक़्त एक शेर पढ़ा था जिसमें था हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये कोई मुझे मामूली काम नहीं लग रहा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हमास ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन के साथ ये अटैक किया है और उस पर बड़ा नुकसान भी उसने पहुंचाया है। और उसकी रिटेलिएशन ऑब्वियसली वो तो हमेशा की तरह सेट पैटर्न है, इसराइल जैसे करता है उस तरह से उनकी आई है जवाब जो उन्होंने दिए। और अब मज़ीद वो जिस तरह से जुल्म वहाँ पे कर रहे हैं, आपने फास्फोरस बमों की बात की, क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं, जो भी वायलेशन हो सकती है पॉसिबल सारी कर रहा है। और उसमें बच्चे कोई 1 मिलियन के करीब शायद बच्चे कहे जा रहे हैं वहाँ पे मौजूद हैं उस हिस्से में जहाँ पे ये सारे अटैक किए जा रहे हैं। पानी बंद कर दिया गया है, बिजली बंद कर दी गई है। और जो जनूबी गज़ा में पर्टिकुलरली पुश करने की बात हो रही है वो लैंड लॉक्ड एरिया है। वहाँ पुश करने के 2 मकासद है बेसिकली। एक तो वहाँ पे जब जाएंगे तो वो वहाँ से कहीं मूव अराउंड नहीं कर सकते, तो वहाँ उनको कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि मज़ीद इसराइल जो है ना, वो जो एक्सपेंशनिज्म उसका है भारत का और उसका, वो बहुत सिमिलर है। ग्रेटर इसराइल और महाभारत दोनों तरफ से ये काम चल रहा है और वो दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा लिबनान हो, कुवैत हो, यमन हो और ये फ़लस्तीन का सारा इलाका जो है, जो ओरिजिनली फ़लस्तीना था, ये सारा इस एरिया को कहते थे इसराइल समेत, तो उस सारे पे काबज़ होकर वो ग्रेटर इसराइल सबसे बड़ी कुव्वत बन के वहाँ पे बैठ जाए। तो वो एक एक्सपेंशनिज्म, उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम जिसको कहते हैं वो हैं। लेकिन बड़े डेंजरस होता जा रहा है ये सारा मामला, क्योंकि जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है बयानात की हद तक या बाकी चीज़ों की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के बहरी बेड़े के आने की बात हुई है और बड़ा लेटेस्ट उस पर F-35 वगैरह उनके जो तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे, वो भी उस पर है और वो पैसे देने की बात करते हैं, असला देने की बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो हौथी हैं पर्टिकुलरली और हिजबुल्लाह जो है पर उन्होंने कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा किसी तरीके भी इसमें तो फिर हमें भी कूदना पड़ेगा इसमें। इसलिए अमेरिका जो है वो अपने आप को काबू में रखे और बिला वजह इसका हिस्सा ना बने। मामला बेहतर करने में अगर कोई मदद कर सकता है तो उसमें करे। और इसमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि 30 फौजी और 100 सिविलियन जो कहते हैं इस वक्त वो हमास की कस्टडी में हैं, जो उनके पास है जी। उनके हवाले से जो उनके खालिद कदूमी हैं, जो इनके हमास के जो तर्जुमान हैं, उनका कहना यह है कि इसके ऊपर नेगोशिएशन होगी, लेकिन एक तो हमारे मुतालबा जो फ़लस्तीन का इलाका खाली करने के, दूसरा जो हमारे कैदीन के ब्रेक पर जाने का
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इजराइल हमास जंग के हवाले से। इजराइल की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था गज़ा के बासियों को जो कि शुमाली साइड पर रह रहे थे, उनसे कहा गया था कि जनूबी जो साइड है गज़ा की उस तरफ नकल मकानी कर जाएं। अल्टीमेटम दिया गया था, वो अल्टीमेटम अब ख़त्म हो चुका है और ये इत्तलात आ रही हैं गज़ा की पट्टी से कि इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है मज़ीद इजरायली फ़ौज ने। इसी हवाले से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इस जंग के असरात आलमी मईशत पर भी पड़ने का ख़तरा पैदा हो चुका है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ 5% का इजाफा देखा गया था। सोने की कीमत 2.5% तक बढ़ गई थी और अगर ये तनाज़ा ऐसे ही जारी रहा तो आलमी मईशत और आलमी अमन पर इसके गहरे असरात पड़ सकते हैं। नज़मुल साकिब साहब, जो इजरायली फ़ौज के तर्जुमान की एक स्टेटमेंट है वो बड़ी मैं कह सकती हूँ कि तशवीशनाक भी है और दिल सहम जाता है देख के। उन्होंने कहा है कि जी इस जंग का अख्तिताम ये होगा कि हम हमास और इसकी अस्करी सलाहियत को ख़त्म कर देंगे और सूरत हाल को बुनियादी तौर पर इस तरह बदल कर रख देंगे कि हमास दोबारा कभी भी इजरायली शहरियों या फ़ौजियों को नुकसान पहुँचाने के काबिल नहीं रहेगा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये एक सियासी किस्म का बयान है, इसका हकीकत से इतना कोई ताल्लुक नहीं है और मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये जो इलाका है ना, ज़रा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको उस लोकेल पे लेके जाना चाहता हूँ। ये 365 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी वाले लोग यानी वो है ना आपकी पॉपुलेशन, वो इसमें मौजूद है। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे जो यानी आपने इकोनॉमिक्स की बात की, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो दुनिया में टॉप मोस्ट पे है। तीसरी बात ये है कि ये यहाँ के रहने वाले जो बासी हैं पिछले 16 बरस से ऑलरेडी मैसूर हैं। मैं हैरान होता था जब वो कहते थे जी कि आपका हिसार इसकी सीट जो है वो आप टोटल कर दीजिए। फिर ये बात कर रहा हूँ मैं 7 अक्टूबर से पहले की। 7 अक्टूबर के बाद तो अभी ये है कि वहां पे जो डेंसिटी थी, वो जो पॉपुलेशन की, वो कम हो गई है और इसकी वजह ये है कि जो आपके कब्रिस्तान हैं वो यानी फैल गए हैं और लोग कम हो रहे हैं। कुछ तो वहां से जा रहे हैं, कुछ जो है वो यानी कब्रिस्तान का जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि यानी मैदान खाली हो रहे हैं। अब इस हालत में अगर आप ये कहें कि जी हमास को जो आपने बयान बताया है मुझे, देखिए ये जंग कब खत्म होगी मैं आपको बताता हूं। मेरी जो असेसमेंट है इस जंग के बारे में, 2 सूरतों में ये जंग खत्म होगी। पहली सूरत कि इजराइल अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लेता है और उन अहदाफ में जो बुनियादी हदफ है वो ये कि जगह खाली करानी है और ये जितने मारे जाते हैं मारे जाएं, जिनको एक्सोडस देना है, जिनके लिए टनल का जिक्र हुआ है, उनको वहां से निकालें। और वो जो यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा जी कि इस टनल के जरिए हम आपको बाहर ले जाते हैं, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। पहला ये कि इजराइल अपने हदफ पूरे कर लेता है। दूसरा ये कि कोई मोजज़ा हो जाता है, कोई अबाबीलें आ जाती हैं अपने यानी चोंचों में कंकर लेके, तो आपका जो हमास है इधर से हिजबुल्लाह लबनान से आता है, उधर से ईरान की हमें कुछ बात पता चल रही है, ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में बात कर रहे हैं। तो अगर मुकाबल पे कोई वाकई मद्दे मुकाबल इजराइल के ऐसा आ जाता है, जो एक दफ़ा हमने हिजबुल्लाह के ज़माने देखा यानी पिछले कुछ वक्तों में, तो उस वक्त जंग बंद होगी। उस तरफ जो है यानी हज़ारों मील दूर जो है आपके जो यानी अमेरिका बहादुर हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी तो सोच ही डिफरेंट है। वो तो ये देख ही नहीं रहे कि ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं आप, तो ह्यूमन ही मर रहे हैं और राइट्स की क्या बात कर रहे हैं आप, और फिर कागज पे कागज आपके आगे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जंग बंदी होगी इन 2 में से एक सूरत हाल में होगी। जंग का फायदा किसको होगा? जो नजर आ रहा है, चूंकि अमेरिका ने ये जो बेड़ा भिजवा दिया या यानी यूके ने ये कहा जी कि हम आपको जेट भिजवा रहे हैं, और मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी चल पड़ी है, कुछ पहुंच गई है, कुछ और पहुंचेगी। ये जंग जो है लग यही रहा इस वक्त के इजराइल के हक में है, अनलेस के कोई ड्रामेटिक टर्न आता है, एक ऐसा ड्रामेटिक टर्न आता है जो कि किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो कवाकिब हैं वो यही कह रहे हैं कि ये उस तरफ जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है। अमेरिका को क्या लगे इससे? उसने तो ये देखना है कि जो इजराइल के मकासद हैं वो पूरे हों, क्योंकि इजराइल का और अमेरिका के ताल्लुकात का हमें पता है। जो वहां पे जो ये लोग कहते हैं जी कि OIC किधर है, मुसलमान ममालिक किधर हैं, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जंग जो है ये इजराइल और अरब की जंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि जी सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, ओमान क्या कर रहा है, कुवैत क्या कर रहा है, सीरिया क्या।
कतर, सीरिया और उसके बाद ईरान और लेबनान, ये 4 कंट्रीज हैं 56 ममालिक में जो OIC के हैं, जो किसी वजह से हमास की हमायत कर रहे हैं और उनको तसल्लियां दे रहे हैं। बाकी अरब की तो ये जंग ही नहीं है। अगर अरब की जंग हो 1967 है या 1973 है, हम देखते हैं कि वो इकट्ठे होके आप लड़ रहे हैं। ये जंग हमास की है, हमास और इजराइल की है। इसमें अरब के जो स्टेक्स हैं वो हैं ही नहीं, क्योंकि उनके आपस में बड़े मसाइल हैं। आप देखिए कि कतर के मसले जो UAE के साथ हैं, UAE के मसाइल जो हैं वो सूडान के साथ हैं, सूडान के मसले जो हैं वो आपके ईरान के साथ है, ईरान का मसला आपका सऊदी अरेबिया के साथ है। आपके अंदरूनी हालात, उनके भी मुज़ाकरात होना शुरू हुए इजराइल के साथ, वो भी पीस डील की तरफ आने लग गया था। मैंने उसकी तरफ इशारा किया रामीन कि अगर रियाद की बात होती है तेहरान के साथ और तशवीश जाहिर की जाती है और ईरान से एक बयान आता है कि एक नया महाज खुल सकता है, मेरे लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात है। क्योंकि अगर ईरान बीच में आता है खुला के और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी मुकम्मल हमायत की ऐलान कर देता है, तो ये जंग आपकी सिर्फ उस पट्टी तक, गजा की पट्टी तक नहीं रहेगी। अच्छा। ये फैलेगी और ये एनर्जी से भरपूर इलाका है। इसमें सारे का सारा तेल, आपकी एनर्जी मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ये हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन जो है और जो रूस है, चीन का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक वो इस मामले में थोड़ी सी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो देख रहे हैं हालात को कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। ठीक है, मेरी दुआई कर सकते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपने मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान ने जो OIC में जो किरदार अदा किया है या जो उसने बयान दिया है, जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है, उसको रीइटरेट हमने किया है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो एग्रेशन है इजराइल की, ये फौरी तौर पे ख़त्म हो, जंग बंद हो। इसके ज़्यादा हम कुछ करने के मुतहम्मिल भी नहीं है। सवाल ये है कि दुनिया जो कि पावरफुल इस वक्त आपके हैं लोग, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन इनहाइलेट हो रही है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है उसको सफाई हस्ती से नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। कि क्यों चुप हैं? और यहां पे मुझे आता है मेरा वो जो आइडिया है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं कि यूनाइटेड स्टेट, ये जो नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस, ये गरीब आदमी के लिए नहीं बनी। ये यूनाइटेड नेशन जो है ये मजलूम के लिए नहीं बनी, ये जालिम का साथ देने के लिए बनी है। और एक दफा फिर से यूनाइटेड नेशंस ने बताया है, अब वो एक इजलास इन्होंने किया, उस इजलास सिक्योरिटी काउंसिल का, बाहर निकलते हैं हमने कोई फैसला नहीं किया। और यार पूरी की पूरी एक कौम जो है वो खत्म हो रही है और आप कह रहे हैं फैसला नहीं किया। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखिए, इकोनॉमिक जो इसके इफेक्ट्स है ना कि जी तेल महंगा हो जाएगा, सोने को ये हो जाएगा, डॉलर इधर चला जाएगा, ये है टर्शरी, ये तीसरे दर्जे की बात है। इस वक्त हमने इंसान बचाने हैं। और मुझे इस वक्त की आखिरी बात जी, कहते हैं कि आइडिया आप नहीं मार सकते, इंसान को मार सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं एज ए एनालिस्ट मैं इंतजार करूंगा कि क्या फलस्तीन जो है, क्या ये कोई इंसान है जिसको मार दिया जाएगा, या ये कोई आइडिया है जो कि हमेशा जिंदा रहेगा। और कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में इस बात का जवाब हमें मिल जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात की। MD साहब, हमने देखा है कि ज़ाहिर है अरब इजराइल वॉर्स इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुकी हैं और इजराइल उसके नतीजे में हमेशा मज़ीद इन्फिल्ट्रेट ही करता गया है गज़ा के अंदर, और जंग का नतीजा हमेशा फ़लस्तीनियों पर मज़ीद मुश्किलात की सूरत में ही आया है। आपको लगता है इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन भी है जिसकी तरफ जाया जा सकता है? क्योंकि जंग से तो अभी तक मामला हल नहीं हो सका है। देखिए जी, इसमें बुनियादी तौर पे तो पता है आपको कि ये मामला यूनाइटेड नेशन की तरफ से हुआ था, जब उन्होंने वहाँ इजराइल को और फलस्तीन को अलग अलग टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। 2 स्टेट्स। उसके बाद ये बहुत पुराना तनाज़ा चला आ रहा है। तो इसमें यकीनी तौर पर इजराइल को जो है वो तो अमेरिका की खुली पुश्तनाई हासिल है। तो इसके अगर अभी जो हमास ने जो कार्रवाई की है वो भी उसका ज़ाहिर एक हक बनता था कि तंग आमद बजंग आमद। ज़ाहिर उन्होंने जो है ना फलस्तीनी मर रहे हैं, वहाँ उनके लाशें गिर रही हैं, उनके बच्चों का हाल देखें, आप मीडिया पे देखें कि बच्चे जो है उनको किस तरह से वो फास्फोरस बम्बू का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है कराए जा रहे हैं। तो ये दुनिया जो है वहाँ तो मैं समझता हूँ कि इंसानी अलविया जन्म ले रहा है और ये सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगा।
अभी चूंकि पूरी दुनिया के मफादात हैं, जिसमें अमेरिका के हैं, बरतानिया के हैं, बाकी ममालिक के हैं, और उसमें यकीनी तौर पर रूस भी है, तो ये जो ममालिक हैं, इसमें जब ये सूरत हाल गंभीर होगी तो फिर उसके बाद ये जंग जो है, ये इसका दायरा जो है वो वसी होने के इम्कानात मौजूद है। और इससे पहले कि कोई और जंग जो है ना वो आलमी सतह पे जंग फैल जाए और उसमें यकीनी तौर पे हमारे इस्लामी ममालिक भी शामिल हो जाएं, यूरोपीय ममालिक भी शामिल हो जाएं। ये तो एक है गजा की पट्टी में जो इजराइल और फलस्तीन की वो तंजीम है, उसका एक मामला हुआ है। उसमें अब जो कार्रवाइयां इजराइल कर रहा है वो तो खुली उसकी जो है ना दहशत गर्दी है और उसका इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं, जंगी जराइम है। और आप देखें वहां जो है ना हजारों टन फास्फोरस जो बम गिराए जा रहे हैं, तो उनकी क्या दुख बनती है कि अगर वो एक वाकया हो गया तो उसमें हमारे जो बड़े ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, यूनाइटेड नेशन है, तो इनको चाहिए कि वो कोई इसमें इसका कोई हल निकालें जो काबिल अमल हल हो, जिसमें इंसानी जो है ना वो जानों का नुकसान ना हो। इलाका ये जगह जो है वो तो इससे पहले भी मैंने तारीख पढ़ी है कि कई बार इसराइल ने कब्जा किया, किसी तरफ से लेबनान आ गया, उसने थोड़ा इलाका ले लिया और उसके बाद फिर इनके समझौते हो गए और फिर वापस अपनी जगहों पे चले गए। जगह जो है वो जमीन जो है वो तो वही है, लेकिन जो इंसान मर रहे हैं, जो बच्चे वहां जो है ना वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनका क्या सतेबाब होगा? इसका इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। अगर किसी अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो उसमें तो ये 3000 से ऊपर जो है ना दोनों इतराफ से नुकसान हो चुका है। जो इंसानी जाने हैं, इंसानियत जो है वो वहां पे उसको मारा जा रहा है और बाकी देख रहे हैं। अभी ये एक हौसला अफजा बात है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसके ऊपर कहा है कि इजराइल को जो है ना वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और उसको इंसानी हकूक जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये मैं मायूसी के साथ ये बात करूंगा यहाँ कि ये चूंकि बरतानिया ने कश्मीर में भी एक मामला जो है ना वो छोड़ा था और वो यूनाइटेड नेशन ने उसके ऊपर करारदाद पास की थी और इसको भी 5 सदी होने को है। और इसको जो गजा की पट्टी है, जो फलस्तीन का मामला है, ये भी 100 साल पुराना है और इसमें भी यूनाइटेड नेशन ने ही ये किरदार अदा किया था कि उन्होंने वहां जो है ना लोगों को आबाद किया और आबादकारी करके तो मुसलमानों की अक्सरियत जो है उसको अकलियत में कोशिश की। तो ये तनाजा अरसे दराज से चला आ रहा है और इसका मुस्तकिल हल मैं समझता हूँ कि अभी तक तो ज़ाहिर अल्लाह गरीब की रहमत करे, यासर अरफात से लेकर तो बाकी जो जितने भी हमारे लीडर थे वो अपना फलस्तीन के, उन्होंने पूरी दुनिया से अपीलें की हैं कि हमारा जो मामला है उसको सेटल करवाया जाए। तो मैं ये कहता हूं कि अभी जंग जो है ना 3-4 दिन हुए इसको जंग को शुरू हुए, अभी जंग में शिद्दत जो है ना वो आ रही है, जिस तरह से आपने भी बताया और अभी खबरें भी, अगर जमीनी जो कार्रवाई शुरू होती है तो उसका मुकाबला हमास भी करेगी और यकीनी तौर पर भी नुकसान होगा। और फिर ये ममालिक जो हैं इनको भी जो आलमी मैशत है उसका भी वो उसने एक जो IMF की जनरल सेक्रेटरी है उसने कहा, सरबराह ने कहा सारी, कि अभी ये जो जंग है ये आलमी मैशत के लिए एक नया बादल है। बिल्कुल, तो आप देखिए इसके जो गंभीर बादल बन रहे हैं ये पूरी दुनिया पे अपना जो है इसका साया है, जंग का साया उसकी लपेट में और इसके नुकसान जो है यकीनी तौर पे एक इंसानी जो है ना अलमिया जो है ना वो जन्म लेने की तरफ मैं देख रहा हूँ, जन्म ले चुका है। राव खालिद साहब, पीसफुल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ज़ाहिर है जो प्रेसिडेंट हैं फ़लस्तीन के महमूद अब्बास साहब, उन्होंने भी बड़ी मुज़ाकरात की कोशिशें की इजराइल के साथ और मुज़ाकरात भी उन्हीं चीज़ों पर करना पड़ा था जो कि UN की तरफ से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सोल्यूशन है, ऑलरेडी प्रपोज सोल्यूशन है, 2 स्टेट सोल्यूशन। कामयाबी नहीं मिल पा रही। आपको लगता है इज देयर अ पीसफुल वे आउट? देखिए कामयाबी मिल सकती है। मैं जो कह रहा था 30 फौजी और 100 के करीब सिविलियंस इनकी कस्टडी में है जी। UN जो है वो बड़ा सही का नजम साकिब साहब ने, वो अमीर का और जालिम का साथ देता है हमेशा से। 2006 में 2 इसराइली फौजी उनकी डेड बॉडीज थी इनके PLF के पास, लिबरेशन फ्रंट के पास, तो उसको लेने के लिए 2006 से 2008 तक उन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। जर्मनी को इन्वॉल्व कर, US को इन्वॉल्व कर, सारा वो करके उन्होंने
वो डेड बॉडीज उन्होंने ली और एक बहुत बड़ा जो एक कह ले कि लीडिंग जो इनका एक रहनुमा रहा सही समीर कंतार, वो शायद अभी कहीं और सेटल हो गए, जाके 79 में उन्होंने अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उनकी वापसी के बदले में वो सारी नेगोशिएशंस हुई थी। तो अगर यूएन करना चाहे तो इस तरह भी करती है कि वो एक दिन सांस ना ले, 2-2 साल मुसलसल मुज़ाकरात करके मामले को हल करे। और वो डेड बॉडीज ली उन्होंने जर्मनी के जरिए वापस। तो अगर इस मसले को हल करना चाहें, कोई मसला अक़वाम आलम बैठ के इस मसले को हल करे, बैठे। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपकी अपनी करारदाद है यूएन की, सारे दुनिया के ममालिक उस पर एग्री करते हैं। आप जाके कैंप डेविड में कभी मुआहदे करते हैं, कभी आप ओस्लो में करते हैं, कभी कहीं करते हैं, तो वो उस मुआहदों के अमल दरामद कराए ना, 2 स्टेट का अगर आपने वादा किया हुआ है और आप समझते हैं ये सलूशन है तो उस पर हल कराएं आप। यकीनन आलमी कुव्वतों की जिम्मेदारी है, सबसे बढ़ के अमेरिका की है, जो सबसे बड़ा उसमें ग्रेटर बनता है आके। कभी बिल क्लिंटन आते हैं, कभी ओबामा आते हैं उसके अंदर उन मुज़ाकरात में। तो वो है सबसे बड़ी। अभी भी बाइडन भी यही चाहते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? ये क्या मसला है कि क्यों नहीं करते ये? फिर उस टू स्टेट के ऊपर जब एग्री है सारा जहान, सबसे बड़ी कुव्वत भी एग्री है, जो इसराइल की सबसे बड़ी पुष्टपनाही करती रही है और ये सारा स्यापा खड़ा ही उसका किया हुआ है, वो जब एग्री है इस बात के ऊपर, तो इस पर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होती? इसका मतलब है बदनीयती है और ये खराबी को बढ़ाना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते। और इसराइल को इस खित्ते में एक बदमाश के तौर पे रखना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है। वरना ये हल कोई मसला नहीं है, हल 2 दिन के अंदर हो जाएगा और पूरे मिडल ईस्ट में सुकून हो जाएगा। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आखिरी मिनट है, ये बता दीजिए कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो सकी? कौन सी सबसे बड़ी हर्डल है? बुनियादी तौर पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी कौंसिल को इख्तियार हासिल है कि वो इस सिलसिले में कोई फ़ैसला कर सके, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फ़ैसले हुए हुए हैं, रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी तरफ जो बाकी दुनिया है, अगर हम देखें तो रामीन इसमें जज्बात नहीं होते। अगर तकरीरों से जीतना होता तो शायद मैं काफ़ी अरसा पहले कश्मीर जीत चुका होता और फ़लस्तीन को मैं आज़ाद करा चुका होता। 56 ममालिक हैं OIC के, उन 56 ममालिक की यकीन कीजिएगा 56 खारजा पॉलिसियाँ हैं, बिल्कुल सही बात। इनके इंटरसे मसाइल हैं। आपको एक तरफ ये है कि यूनाइटेड नेशंस काम नहीं कर रही, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही और बावजूद नहीं कर रही। दूसरी तरफ ये है कि जो बाकी लोग हैं जो इकट्ठे होकर अपनी कोई आवाज बना सकते हैं, वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयां करते हैं। और वो कागजी कार्रवाइयां क्यों करते हैं? खत्म हो गया। डिस्कशन आपने दीजिए, इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।